ट्रेन में अकेले सफर करने के दौरान 17 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसने मुझे एक ही पल में क्या से क्या बना दिया। मैं वह पल आज तक न भूली हूँ जो मेरे साथ उस दिन ट्रेन में उस अजनबी लड़के के कारण हुआ था। एक पल में वह अजनबी मेरे इतने करीब आ गया था कि मैं अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो गई थी, और वह भी पूरे सहमति के साथ। और फिर जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर अपने कदम रख दिए थे, और उस समय मेरी उम्र 17 साल हो रही थी। पापा, मम्मी, भाई सभी लोग मुझे प्यार से चिंकी कहकर बुलाते थे। वैसे तो मेरा नाम खुशबू है, लेकिन मुझे चिंकी नाम से ही सभी लोग बुलाते थे। शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका था और मेरे चाचा की लड़की की शादी अब ठीक हो चुकी थी, जिसे लेकर हम सारे भाई बहन बहुत ही एक्साइटेड थे। लेकिन मेरे चाचा चाची सभी लोग मुंबई में रहते थे और हम लोग लखनऊ में रहते हैं। हम लोगों को ट्रेन से ही मुंबई जाना था। मेरे मम्मी पापा और भाई सभी की टिकट बुक हो चुकी थी और कंफर्म भी हो गई थी। मम्मी पापा शादी में एक सप्ताह पहले जाते, और मैं और हम दोनों भाई बहन शादी के 2 दिन पहले जाते, क्योंकि हमारे एग्जाम सर पर थे। चाचा और चाची तो शादी में 10 दिन पहले ही आने के लिए कह रहे थे, लेकिन हम लोगों के साथ मजबूरी थी कि हम लोग इतने दिन पहले नहीं जा सकते थे। मेरा भाई का नाम रोहित है और वो मुझसे 3 साल का बड़ा है। मेरे और भाई के एग्जाम के पेपर चल रहे थे, जो कि शादी के 2 दिन पहले ही खत्म होने वाले थे। इसीलिए हम दोनों भाई बहन मम्मी पापा के साथ शादी में पहले नहीं जा सकते थे, और इन्हीं सब कारणों से मेरा और भाई का टिकट एक साथ बुक हुआ था। मेरा आज लास्ट पेपर था और मैं अब बिल्कुल ही फ्री हो चुकी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि शादी में खूब इंजॉय करूंगी। मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली थी, और शादी में क्या पहनना है यह सब मैंने अपने दिमाग में बैठाकर रख लिया था। मैं पहली बार मुंबई जा रही थी, और इसीलिए मैंने सोच लिया था कि शादी हो जाने के बाद कुछ दिन मुंबई में रहकर पूरी मुंबई घूमूंगी और ढेर सारा फोटो क्लिक करवाऊंगी। अब बस केवल भाई के पेपर कंप्लीट होने का इंतजार था। पापा और मम्मी जा चुके थे, और जब मम्मी पापा चाचा चाची के यहाँ पहुंचे, तब उन लोगों ने हम दोनों भाई बहन के बारे में पूछा, तो मम्मी पापा ने कह दिया अभी हमारे पेपर चल रहे थे, सो वह लोग शादी के 2 दिन पहले आ जाएंगे। मेरे एग्जाम खत्म हो चुके थे, और अब मैं बार बार कैलेंडर को देखे जा रही थी कब भाई के पेपर खत्म हो, और उसके बाद हम दोनों भी चाचा चाची के पास मुंबई पहुंच जाए। मम्मी पापा के बिना घर बिल्कुल सूना लग रहा था। मुझे मन भी नहीं लग रहा था, और मैं बस समय का इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द यह 2 दिन खत्म हो जाए और भाई के एग्जाम भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन अचानक से उस समय मुझे बहुत ही जोरों का झटका लगा, और मेरी पूरी खुशियों पर पल भर में पानी फिर गया जब भाई के एग्जाम का पेपर 2 दिन आगे बढ़ गया। मतलब जिस दिन शादी थी उसी दिन भाई का पेपर था। जैसे ही मुझे यह पता चला कि शादी वाले दिन ही भाई का एग्जाम है और अब हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो मेरा दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मन मेरा बहुत ही दुखी हो गया था। अब मैं मुंबई नहीं जा पाऊंगी। मुंबई घूमने, शादी में मौज मस्ती करने का सब सपना सपना ही बनकर रह गया था। शाम में मम्मी पापा का फोन आया तो मैं रोने लगी, और मैंने कहा कि भाई तो अब शादी में नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं अकेले ही मुंबई जाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक भी जरा मन नहीं लग रहा था, और मुझे शादी में किसी भी कीमत पर जाना था। मम्मी पापा ने बहुत ही मना किया कि अकेले तुम बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि तुमने इससे पहले कभी भी अकेले सफर नहीं किया है, और अभी तुम्हारी उम्र भी बहुत ही कम है। रास्ता लंबा है। लेकिन मैं तो बस अपनी बात पर ही अड़ी रही, और अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मुंबई अकेले ही जाऊंगी।
क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। भाई तो एग्जाम छोड़कर मुंबई जाने वाले नहीं थे, नहीं तो उनका साल बर्बाद हो जाता। मैंने अपना पूरा सामान पैक किया। रास्ते में खाने का सामान भाई ने मार्केट से ला दिया। पूरी रात मैंने जागकर अपना सामान पैक किया। शाम को भाई के साथ मैं स्टेशन पहुंची। हमारी एसी कोच में बुकिंग थी। मैं ट्रेन में पहली बार चढ़ रही थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मन में थोड़ा डर तो था ही कि सफ़र अकेले ही तय करना पड़ेगा, लेकिन मैं यह भी सोचकर खुश थी कि मैं शादी में जा रही हूँ। फर्स्ट क्लास में टिकट होने के कारण एक केबिन में मात्र 4 ही बेड थे, 2 ऊपर और 2 नीचे, जिसमें एक तरफ मेरा और दूसरा तरफ मेरा भाई का था। लेकिन भाई तो जा नहीं रहे थे, इसलिए उनकी सीट अभी खाली थी। भाई ने मुझे अच्छी तरह से समझाकर और 10 बोतल पानी लाकर रख दिया और कहा, बिल्कुल ही आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। खाना पानी सभी कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, इसलिए तुम इस डब्बे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। और हाँ, अजनबियों पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, वगैरह वगैरह। भाई ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई और फिर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन ने सीटी मारी और आगे बढ़ गई। भाई भी ट्रेन से नीचे उतर गए। अब मैं इस केबिन में बिल्कुल अकेली थी। 2 स्टेशन तक कोई भी नहीं आया, तो कभी कभी मैं अपने आप को अकेला पाकर घबराने लग रही थी और मेरे दिल में बहुत ही घबराहट सी होने लगी थी। परंतु मुंबई जाना जरूरी था, तो मुझे हिम्मत के साथ काम लेना था। लेकिन फिर 2 स्टेशन के बाद ट्रेन पे एक लड़का चढ़ता है और मेरे केबिन में आकर सामने वाली सीट का नंबर अपने टिकट से मिलाने लगता है और फिर सीट पर बैठ जाता है। ऊपर की सीट खाली ही रहती है। ट्रेन चली जा रही थी। मैं बाहर की तरफ खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो अकेले कभी भी बाहर नहीं निकली थी, लेकिन आज मैं अकेले ही काफी दूर सफर करने के लिए घर से निकल गई थी। वह लड़का जो ट्रेन पे चढ़ा था और अभी मेरे ही कैबिन में सामने बैठा हुआ था, उसकी उम्र करीब 22 साल होती होगी। वह कभी खिड़की की तरफ देखता तो कभी छुपकर मेरी तरफ देखता। मैं उसे बहुत ही देर से नोटिस कर रही थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल चुप थी। मैंने उस लड़का से उसका नाम तक नहीं पूछा। कुछ समय बीतने पर ट्रेन जब स्टेशन पर रुकी, वो लड़का चाय लेने के लिए बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, आपको कुछ चाहिए? मैंने अपना सर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु थोड़ी देर के बाद ही वह 2 कप चाय लेकर आ गया और फिर मेरे सामने उस चाय की अदली बदली करने लगा। उसने दोनों कप की चाय को मेरे सामने काफी बार अदला बदला किया और फिर एक कप मेरी तरफ रखकर पीने लगा और बोला, पी लीजिए। अच्छी चाय की अदली बदली किया तो मैं समझ गई कि वह विश्वास दिला रहा है कि कप में कुछ भी मिलाकर नहीं लाया है। आधा कप चाय पीने के बाद फिर बोला, चाय ठंडी हो जाएगी। तो मैंने चाय पी ली। शाम ढल चुकी थी, पर ट्रेन के अंदर कुछ नहीं मालूम दे रहा था। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने राहुल बताया और बोला, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी मुंबई ही जाना था। उसने फिर मुझसे मेरा नाम पूछा और कहा, मैं भी मुंबई शादी अटेंड करने ही जा रहा हूँ। दोस्त के भाई की शादी है। मैं पूछी, कब है? तो बोला, एक दिन के बाद ही है। अब राहुल से बातें करते करते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह हुआ, ब्रश करके भाई ने जो नाश्ता दिया था वह खा पीकर मैंने पानी पी लिया और अब मैं फिर से मुंबई घूमने के बारे में राहुल के साथ बातें करने लगी कि मैं मुंबई में कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी और वहां पर क्या क्या करूंगी। यही सब बातें करते करते और सोचते सोचते मेरा रास्ता कट रहा था और अब धीरे धीरे उस लड़के पर विश्वास भी मेरे लिए बढ़ गया था। अब मेरा डर थोड़ा कम हो गया था और अब उसके बाद मेरी बहुत तरह की बातें होने लगी, जिसमें पढ़ाई लिखाई, पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। अब वह मुझसे पूछने लगा, अकेले क्यों जा रही हो? मैं सब सच सच बताई तो कहने लगा, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। फिर हम दोनों का सफर बात करते करते कटे जा रहा था और मंजिल की तरफ ट्रेन बढ़ती जा रही थी। बात करते करते कभी कभी मैं मन में गुनगुनाने भी लगती थी और अपने ख्यालों में कभी कभी खो भी जाती थी।
फिर राहुल कहता, अरे अचानक कहाँ खो गई। अब मुझे राहुल से डर नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था मानो भाई नहीं आ पाया साथ में, तो चलो भाई जैसा साथ मिल गया। ट्रेन अब पहाड़ी एरिया में आ पहुंचा था। जंगल पहाड़ केवल दिखाई दे रहे थे। मौसम भी बदल रहा था, जैसे लग रहा कि खूब बारिश होगी। और फिर अचानक से चारों तरफ काले बादल छा गए। मेरी एक कमजोरी थी, मैं काले बादल से डर जाती थी। और जब भी बिजली कड़कती मैं डरकर अपने पापा की गोद में छिप जाती थी या माँ को जाकर पकड़ लेती थी। फिर माँ कहती, इतनी क्यों डरती हो, बिजली यहाँ थोड़ो घर में आ जाएगी, चारों तरफ से बंद है। पर मेरा डर कम ही नहीं होता था। जितना बिजली कड़कती उतनी ही मैं माँ के बाहों में जाकर लिपट जाया करती थी। बस यही सोचकर मन ही मन में डरे जा रही थी। और ट्रेन अपनी स्पीड में चली जा रही थी। अभी यही सब सोच रही थी कि ट्रेन गुफा में चली गई और अचानक मैं डर गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैं चिल्ला पड़ी। तभी राहुल बोला, यहाँ ट्रेन का रास्ता पहाड़ को काट कर बनाया गया है। देखना थोड़ी देर में ट्रेन गुफा से बाहर निकल जाएगी। और फिर कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन गुफा से बाहर निकल आई थी और फिर से उजाला हो गया था। ट्रेन के अंदर मैंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। आसमान में काले बादल चारों तरफ से घिरे हुए थे। फिर थोड़ी ही देर बाद झिलमिल झिलमिल बारिश शुरू हो गई। यह सब मुझे और डरा रहा था। राहुल मुझे बहुत ही गौर से देखे जा रहा था और मुझे ऐसे डरते देखकर बोला, तुम इतना क्यों डर रही हो। तब तक एक गुफा फिर से आ गया और ट्रेन में अंधेरा छा गया। गुफा के अंदर ट्रेन जाने पर ट्रेन की आवाज भी चेंज हो जाती है और डरावनी आवाज आने लगती है। मैं बहुत ही ज्यादा डर रही थी। तो राहुल अपनी सीट से उठकर मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसे अपने करीब बैठा देखकर अब मेरा डर थोड़ा कम हुआ था। ट्रेन फिर गुफा से बाहर आ गई। चारों तरफ घने बादल छाए थे और बारिश बहुत ही जोर जोर से होने लगी थी। तभी अचानक बहुत तेज से बिजली कड़की। इतनी तेज आवाज मैंने बिजली की कभी भी नहीं सुनी थी। शायद पहाड़ी एरिया में ऐसी ही तेज आवाज में बिजली कड़कती होगी। पर मैं इतनी डर गई कि मैंने राहुल को कसकर पकड़ लिया। परंतु बिजली का कड़कना था कि बंद ही नहीं हो रहा था। जितनी ही वह जोर से कड़कती मैं राहुल को उतनी ही जोर से कसकर पकड़ लेती। मैं उसकी बाहों में थी। फिर संजोग से ऐसा हुआ, उसी समय केबिन की लाइट भी खराब हो गई। मैं और भी डर गई और उससे पूरी तरह से चिपक गई। राहुल भी मुझे अपनी बाहों में कसकर संभाला हुआ था। और अब जब मेरा बदन उसके बदन से टच हुआ मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। और मेरा उसके साथ इस तरह से चिपकना ना जाने क्यों मुझे अच्छा लगने लगा। और अब मेरा डर बहुत हद तक कम भी हो गया। वह मुझे अपने सीने से चिपकाए हुए था और मैं बहुत ही प्यार से उसके साथ चिपकी हुई थी। ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती जा रही थी और ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ अब मेरा मन भी एक अलग ही रोमांचक दुनिया में पहुंच चुका था। जिस केबिन में हम लोग सफर कर रहे थे उस केबिन में अचानक से अंधेरा हो गया था क्योंकि बल्ब खराब हो गई थी। मैं राहुल के आगोश में थी और फिर थोड़ी देर के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे राहुल मुझे और भी कसकर अपनी बाहों में जकड़ रहा है। उसका मुझे यूं इस तरह से जकड़ना मुझे अच्छा लगने लगा था। अब मैं भी उसके साथ और भी जोर से पूरी तरह चिपकती चली जा रही थी। उसकी सांसें और मेरी सांसें अब एक हो गई थी। बारिश के कारण हल्का सा ठंड भी लगने लगा था। लेकिन राहुल के बदन में चिपकने के बाद अब मुझे एक भी जरा ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ यूं ही चिपके रहे। थोड़ी देर के बाद बादल का गरजना कम हो गया था पर केबिन में अंधेरा अभी भी था, जिस कारण से मैं काफी डर रही थी। मैं राहुल से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती थी। उसका साथ मुझे अच्छा लग रहा था। तो अब थोड़ी ही देर बाद राहुल मेरे पीठ पर हाथ सहलाते हुए मेरे और करीब आने लगा था। तो मैं भी उसके और करीब चली गई। उसका करीब मुझे पागल बनाए जा रहा था। अब वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरने लगा था और मुझे इस तरह से सहला रहा था कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी थी। न जाने ये कैसी फीलिंग थी। मुझे ऐसा लगने लगा था मैं उसके बाहों की गिरफ्त से बाहर ही ना निकलूं। अब मेरा डर बहुत ही कम हो गया था
और अब राहुल अपने एक हाथों से मेरे उस भाग को भी सहलाने लगा था, जिससे कि मेरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ने लगी थी। मैंने कभी ऐसी फीलिंग 17 सालों में पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, जो मुझे उसके और करीब लाते जा रहा था। मैं बस अपनी आंखें बंद करके उस अनुभव को महसूस कर रही थी, जो कि अभी मेरे साथ हो रहा था। मुझे कुछ न कहता देख अब वह दोनों हाथों से और पूरे जोर के साथ मेरे जिस्म के दोनों भाग को जा रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मैं 17 साल की हो गई थी, लेकिन मुझे इस एहसास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं चाह तो रही थी कि मैं उसकी बाहों से निकलकर अलग हो जाऊं, परंतु राहुल मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा था, मुझे भी हद से ज्यादा अच्छा लग रहा था। ना चाहते हुए मैं उसकी बाहों में एकदम से पागलों की तरह समाई जा रही थी। मैंने उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि यह सब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब तो वह और भी जोर से कसकर दबाने लगा था। मैं पूरी तरह से मदहोशी में खोई जा रही थी। मेरी तन बदन में झंझनाहट फैलने लगी थी। यह मुझे क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी होश ना था। ऐसा हो गया था कि मैं पूरी तरह से उसके आगोश में कब समा गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब मैं अपना सब कुछ लुटा देने के लिए मानो कब से तैयार बैठी थी। तभी अचानक से बारिश थम गई और बिजली का कड़कना भी बंद हो गया। वह मुझे पूरी तरह से अपने आगोश में ले चुका था और अब मेरा सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि केबिन की लाइट जल गई। लाइट जलते ही मैं मदहोशी से बाहर निकल आई। मेरी चेतना जागी और मैं अपने होश में आ गई और झटका देकर उसे अपने आप से अलग किया और अपने कपड़े ठीक करके सीट पर चादर ओढ़कर बैठ गई। अब राहुल भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था। मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज तेज से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई आग से बाहर निकली हूँ। हाँ, वह तो एक तरह से आग ही था, दो जिस्मों की आग, जिसमें मेरा आज सब कुछ जल जाने वाला था। अब बस मेरे दिमाग में यही बात नाच रहा था कि आज अगर मैं बर्बाद हो जाती तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाती। शायद मेरे लिए जान देना ही सही होता, जिंदा रहना तो मुश्किल ही हो जाता। पर भगवान ने मुझे समय रहते बचा लिया। मुझे मम्मी पापा और भाई की बात मान लेनी चाहिए थी और अकेले मुंबई जाने का जिद नहीं करना चाहिए था। मैं अपने मम्मी पापा की बात ना मानकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। और फिर कुछ ही घंटों बाद मैं मुंबई पहुंच गई। स्टेशन पर पापा मुझे लेने के लिए आए थे। पापा को देखते ही मैं उनके गले लगकर रोने लगी। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आज मैंने अकेले सफर तय किया, वह भी सही सलामत, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। राहुल से अलग होने के बाद जब तक मैं ट्रेन में रही, हम दोनों ने बिल्कुल चुप होकर अपना सफर तय किया। एक बार मैंने राहुल की तरफ देखा भी था, तो वह अपना सर झुकाए हुआ चुपचाप से बैठा था। और मैं तो जितनी बार भगवान को धन्यवाद दूं उतना ही मेरे लिए कम था, क्योंकि आज उन्होंने मुझे बचा लिया था। नहीं तो उस एक पल में मैं अपना सब कुछ खो बैठती और मेरी जिंदगी एक नासुर बनकर रह जाती। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, कभी भी माता पिता की बात को ना टाले। हम चाहे कितना भी सतर्क क्यों ना रहे, यह उम्र ही ऐसी होती है कि इसमें कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे चाहे जितनी भी जिद करे, उनको कभी ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं तो ठीक, वरना अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। कुछ भी घटित हो गया तो बाद में आप क्या कर सकते हैं? कहानी अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।